अब हम लोग आज सीखेंगे, समझेंगे पड़ोसी देशों में जन संघर्ष एवं आंदोलन। यह लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का चैप्टर था, जिसमें पड़ोसी देश के बारे में समझना था कि पड़ोसी देश में किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ था, लोग वहाँ किस तरह से स्वतंत्र हुए थे, लोकतंत्र में लोकतंत्र लाने में लिए क्या क्या समस्याएं उनके था, ये सब हम सीखेंगे पड़ोसी देश में। जैसे पहला हम लोग को पढ़ना है इसमें कौन सा देश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, जिसमें कैसे लोकतंत्र के लोग संघर्ष किए थे, इसकी कहानी पढ़ना। दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है नेपाल, चौथा बोलीविया। बोलीविया एक देश है, लैटिन अमेरिका का देश है। ये हमारा पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन आपके एनसीईआरटी किताब में इसके इतिहास मतलब इसके बारे में पढ़ना कि बोलीविया में जल के लिए संघर्ष क्या क्या हुआ था। यानी ये 3 देश हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश पढ़ेंगे, श्रीलंका पढ़ेंगे, नेपाल पढ़ेंगे। आपको इस चैप्टर में ही तीनों के बारे में पढ़ना है, और अन्य किताब है उनमें पढ़ने के लिए है, लेकिन वो अलग क्लास में पढ़ाया जाता है। उसको हम 9th में पढ़ाते हैं, 9th में पढ़े भी होंगे। 9th में कई देश पढ़ाए होंगे, जैसे एशिया के भी कई देश, यूरोप के भी कई देश, अफ्रीका के कई देश, अमेरिका के भी कई देश, उसमें पढ़ाए थे। लेकिन 10वां में लोकतंत्र में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में यह बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और बोलीविया का पढ़ना है। उसमें हेडिंग रहता है पड़ोसी देश में जन संघर्ष एवं आंदोलन। ये 3 को पड़ोसी देश है, ये पड़ोसी देश नहीं है, ये लैटिन अमेरिका का देश। याद रखिए, लैटिन अमेरिका का देश है। पहले हम लोग देखेंगे बांग्लादेश में जन आंदोलन, यानी वहाँ लोकतंत्र के संघर्ष क्या हुआ था। तो देखिएगा 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश स्वतंत्र नहीं हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। तो 1971 ईस्वी में ऐसी समस्याएं हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान क्या हुआ, अलग हुआ। उसका आंतरिक समस्या था, दोनों अलग हुआ। और संविधान बनकर धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया गया। और वहाँ जब से लोकतंत्र थी, जैसे अलग हुआ, अलग होने के बाद से वह देश संविधान बनाया, संविधान बनाकर धर्मनिरपेक्ष बन गया। मतलब कहा कि हम किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष हो गया। फिर लोकतांत्रिक स्थापित किया कि हम लोकतंत्र को फॉलो करते हैं। समाजवादी देश हुआ, मतलब हम समाजवाद को फॉलो करते हैं। ये 1971 ईस्वी में जब अलग हुआ, निर्माण हुआ, तब इन्होंने घोषणा किया कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, लोकतांत्रिक देश हैं और समाजवादी देश। 1975 ईस्वी में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन लाया, और संविधान में संशोधन ला करके संसदीय शासन के स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को मान्यता दिया। मतलब 1975 ईस्वी में शेख मुजीबुर रहमान ने एक संशोधन किया संविधान में और कहा कि संसदीय जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली को हटा करके अध्यक्षीय प्रणाली लागू करेंगे। मतलब संसद वाला काम अब नहीं होगा, वो अध्यक्षीय प्रणाली करेंगे, वो अध्यक्ष वाला काम होगा, मान्यता दिया गया। और वहाँ अवामी लीग पार्टी को छोड़कर सभी पार्टी को समाप्त कर दिया। मतलब इनका अपना पार्टी था अवामी लीग पार्टी, जिनके अध्यक्ष में थे शेख मुजीबुर रहमान थे। और इन अपने पार्टी को छोड़कर जितना भी पार्टियां वहां थी, सभी पार्टियां की मान्यताएं खत्म कर दी, सबको समाप्त कर दिया 1975 ईस्वी के संविधान संशोधन में। ये जब संशोधन करने के बाद समाप्त कर दिया गया, तो वहां की जनता गुस्सा में आ गई और जन संघर्ष शुरू हो गया और सड़कों पर उतर गए। अब अगस्त 1975 में बांग्लादेश की सेना बगावत कर दिया, मतलब वहां सेना बगावत कर दी तथा शेख मुजीबुर रहमान मारे गए। उस बगावत में शेख मुजीबुर रहमान भी मारे गए। मतलब 1975 में जब सेना बगावत कर दी, तो इनका कुछ अपना पर्सनल सेना होगा, सिक्योरिटी होगा, वो सब और बांग्लादेश की सेना दोनों आपस में संघर्ष हो गया। तो उस संघर्ष में ये शेख मुजीबुर रहमान मारे गए। और वहाँ 2008 तक लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष चलता रहा। मतलब सेना और उनके पर्सनल सेना कह सकते हैं, या उन पार्टी अवामी लीग पार्टी के बीच में संघर्ष चलते रहा। ये संघर्ष 2008 तक चलते रहा। 1975 से 2008 तक यह संघर्ष चलते रहा, सेना और अवामी लीग पार्टी के बीच में। अवामी लीग पार्टी के मेन अध्यक्ष मारे गए, उनकी हत्या भी हो गई, लेकिन फिर भी उनके जो और भी कार्यकर्ता थे, सब दोनों में संघर्ष चलता रहा लोकतंत्र के लिए। 29 दिसंबर 2008 को बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ। 29 दिसंबर 2008 को बांग्लादेश में चुनाव हुआ और शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई। अर्थात कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए संघर्ष 2008 तक चला, और 2008 के बाद से अवामी लीग पार्टी ने मान लिया कि हम राजनीतिक दल अवामी लीग पार्टी और अन्य पार्टी भी रहेंगे, लोकतांत्रिक रहेगा, हमने संसदीय प्रणाली फिर से रह देंगे, अध्यक्षीय प्रणाली को समाप्त करते हैं। और यह शेख हसीना चुनाव जीत गई, क्योंकि उन्होंने पूरा दोबारा लोकतंत्र को स्थापित करे।
शेख हसीना के पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान। हमने इधर देखे कि शेख मुजीबुर रहमान है, ये इन्हीं का बेटी का नाम है शेख हसीना। और शेख हसीना 29 दिसंबर 2008 को बांग्लादेश में आम चुनाव में जीत गई। क्यों जीती? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अध्यक्षीय प्रणाली को समाप्त करते हैं, जो पिताजी हमारे अध्यक्षीय प्रणाली लाए थे उनका समाप्त करते हैं और संसदीय प्रणाली को फिर से शुरू करते हैं, फिर से लोकतंत्र रहेगा और जितना भी पहले से पार्टियां थी सब पार्टियां भाग ले सकती है। इसलिए उनको जनता में खुशी हो गई, सेना भी शांति हो गया और चुनाव भी अच्छा से हो गया। चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री के पद पर जीत गई। दुर्भाग्य देखिए कि अभी कुछ दिन पहले मतलब 6 महीने साल पहले के बाद फिर वहाँ शेख हसीना की समस्या हुआ था। जनता वहाँ आंदोलन कर दी, सेना बगावत कर दी, शेख हसीना को भागना पड़ी। तत्काल का मैटर है, लेकिन यहाँ तक हम लोग देखें कि लोकतंत्र में संघर्ष किस तरह से होता है। जब सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद जब पावर में आती है तो संविधान को संशोधन करके नियम बदल देती है। नियम बदलने के बाद वो चाहती है कि हमेशा हमेशा के लिए हम सरकार में बने रहें। इसके लिए जनता संघर्ष करती है और संघर्ष करने के बाद से फिर से वह लोकतंत्र को स्थापित करती है। लोकतंत्र एक दिन का देन नहीं है, लोकतंत्र कई वर्षों के संघर्षों का देन है। कई दिन तक संघर्ष रहा लोकतंत्र लाने के लिए, दुनिया के कई देशों से संघर्ष हुआ। आज हम लोग ये लोकतंत्र का रूप देख रहे हैं और भी आगे विकास होकर लोकतंत्र का रूप हम लोग देखेंगे। ये तो अभी छोटा सा है, लोकतंत्र अभी पैदा हुआ है, कुछ दिन ही हुए हैं, इतना भी संघर्ष अभी करना लोगों को बाकी है। क्योंकि शुरुआत हुआ था यूरोप के देशों से, यूरोप के देशों से चल करके एशिया में आया और अन्य देशों में भी है फैला हुआ। धीरे 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 मतलब हम लोग अभी कहते हैं कि लोकतंत्र अभी छोटा सा रूप है, अभी आओ इसका विकराल रूप देखना बाकी है। तो पहला हम लोग संघर्ष देखे बांग्लादेश में। अब अगला संघर्ष हम लोग देखेंगे श्रीलंका में जन संघर्ष। श्रीलंका में जन संघर्ष क्या हुआ? श्रीलंका भी छोटा सा, हमारा देश भारत से नीचे है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी तो नहीं कह सकते, लेकिन समुद्री पड़ोसी कह सकते हैं, स्थलीय पड़ोसी नहीं कह सकते, समुद्री पड़ोसी कह सकते हैं। श्रीलंका देखिए 1948 में स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका में सिहली जाति के लोगों की अधिकता है, मतलब वहाँ एक सिहली जाति की अधिकता है, वहाँ अधिकता है। और सिहली जाति के लोग तमिल जाति के लोगों को अधिकार से वंचित कर दिया। वहाँ दो जाति के लोग हैं, सिहली जाति एक तमिल जाति। मुख्यतः कहा जा सकता है कि सिहली और तमिल, जैसे भारत में कहते हैं हिंदू और मुस्लिम मुख्यतः दो, और भी है ना। ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका में दो सिहली और तमिल, दो मुख्यतः कह सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा संख्या में सिहली है और तमिल की संख्या कम है। तो क्या होता है वहाँ, जैसे आपको नोमन पढ़ाया भेजा हुआ, सिहली जाति के लोग हैं जो तमिल वाले लोगों को उपेक्षित करते हैं। उन्होंने संविधान में संशोधन करते हैं, राष्ट्रीय भाषा सिहली घोषित करते हैं, एग्जाम होता है तो सिहली वालों को ज्यादा पास किया जाता है, नौकरियों में सिहली वालों को ज्यादा मिलता है, आरक्षण में सिहली वालों को ज्यादा भागीदारी बढ़ाया जाता है। ये सिहली वाले लोग बढ़ चढ़ के आगे बढ़ते हैं, तमिल वाले लोगों को वहाँ उपेक्षित रहते हैं। मतलब तमिल वाले लोग जितना है वहाँ उपेक्षित रहते हैं, अपने अधिकार से वंचित रहते हैं। धीरे 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 तमिल वाले लोग इस बात को समझ गए, समझने में कुछ टाइम लगता है, समझने के बाद से तमिल और सिहली के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। श्रीलंका में सिहली और तमिल जातियों के बीच संघर्ष था, मतलब दोनों के बीच संघर्ष हुआ। और आगे मैं बता दूं कि तमिल जाति जो था इनका एक बहुत बड़ा नेता बना, जिसको मैं लिट्टे बोलते हैं, लिट्टे, जिसको नेता पार्टी बना LTTE, नाम सुना होगा, LTT या लिट्टे बोलते हैं। इसका प्रमुख नेता था प्रभाकरण। इन्होंने क्या किया, संघर्ष करने के लिए गलत तरीकाएं अपनाई। उन्होंने अपने लोगों को हथियार सप्लाई किया, चलाने के लिए सिखाया और तमिल और सिहली के बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष था। प्रतिदिन हजार हजार लोग मारे जा रहे थे, हत्याएं हो रही थी, ये दोनों के बीच में, तमिल और सिहली के बीच में। तो इसको शांति स्थापित करने के लिए श्रीलंका में भारत से भी गए थे, भारत की सेना शांति सेना बनाकर भेजी गई थी और जाकर वहां जाकर शांति स्थापित हुआ। तब वहां शांति स्थापित होने के बाद सरकार बनी। तो हम लोग देखे श्रीलंका में संघर्ष का था, मतलब हम लोग छोटा सा टॉपिक देखे श्रीलंका में संघर्ष सिहली और तमिल जाति के लिए, जिसमें सिहली जाति वाले लोग तमिल वाले लोग पर अत्याचार करते थे, तो इनका मतलब अधिकार छीन लेते थे। और ये तमिल वाले का मानना था कि हमको जब इतना अधिकार दे ही न रहे तो हमको अलग कर दीजिए, हम अपना अलग तमिल क्षेत्र बनाएंगे, तमिल बहुलता रहेंगे, हमारी सरकार रहेगी, हम अपने वहाँ काम करेंगे, हमारा देश अलग रहेगा, आप तो वाला सिंह वाला अलग रहेगा। यही के बीच में संघर्ष था, कहा कि नहीं देंगे, इसलिए संघर्ष चलते रहा था। तमिल आबादी ने तमिल राज्य की मांग कर रहे थे, मतलब तमिल वाले था जो तमिल की मांग कर रहे थे। तो श्रीलंका में संघर्ष देखने में किस लिए था, श्रीलंका में तमिल और सिहली के बीच में संघर्ष हो रहा था। तमिल वाले चाह रहे थे कि हमें जब इतना समस्याएं आ रहा है, हमें जब उपेक्षित किया जा रहा है, हमें अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो क्यों ना हम एक अलगाव नीति, मतलब वहाँ अलगाववाद लाया गया। और वो लोग सोच रहे थे कि एक अलग क्षेत्र बनाएंगे। जब भी उपेक्षित किया जाता है तो अलगाववाद होता है। जैसे कोई भी समुदाय में जब विषमताएं बढ़ जाती है तो कुछ समुदाय सोचते अलगाववाद की रीति अपना लेता है, सोचता है कि हम अलग ही रहेंगे, उसको अलगाववाद कहते हैं।
जैसे भारत में भी कई मुद्दा ऐसे उठता है, कुछ भारत का क्षेत्र है, कहते हैं कि हम भारत में न रह के अलग राज्य में रहेंगे, तो वो अलगाववाद की नीति। जैसे खालिस्तान, खालिस्तान की मांग बात सुनते होंगे आप लोग, तो सोचता है कि हम अलगाववाद की नीति के तहत हम अलग रहेंगे, भारत में नहीं रहेंगे, हमारे साथ उपहित किया जाता है इसलिए। हम लोग दूसरा देख लिए श्रीलंका में जन संघर्ष। अब हम लोग विदा लेते हैं, दूसरा वीडियो में सीखेंगे। दूसरा वीडियो में 2 देश और बच जाएगा, जिसमें हम लोग को पढ़ने के लिए रहेगा बोलीविया में संघर्ष, और एक और देश है जिसको लास्ट में करेंगे, नेपाल में संघर्ष। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।